I think we should begin now. हमारा मैं आपको इसका ना थोड़ा सा स्केड्यूल बता दूं कि 5 हमारे ऐसे के लेक्चर्स होंगे और 5 ही हमारे प्रेसी के लेक्चर्स होंगे। जो ऐसे के लेक्चर्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, पहला लेक्चर है इसेंशियल्स ऑफ ऐसे के ऊपर, इसमें हम जर्नल ऐसे के कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे। दूसरा लेक्चर है ऐसे की आउटलाइन मेकिंग, टॉपिक सिलेक्शन और ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। तीसरा लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऊपर और थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। चौथा लेक्चर हमारा होगा बॉडी ऑफ द ऐसे के ऊपर और आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के ऊपर। और आखिरी लेक्चर हमारा होगा कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे के ऊपर। दूसरी साइड पे अगर हम जाएं प्रेसी वाली साइड पे, तो पहला लेक्चर प्रेसी पे होगा, दूसरा लेक्चर एनालॉजीज पे होगा, तीसरा लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन पे, चौथा लेक्चर ट्रांसलेशन पे। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया पीएमएस में तो आता है, सीएसएस में नहीं आता, एक लेक्चर वो भी रख लेंगे। टोटल हमारे 10 लेक्चर होंगे। तो अगर हम 3 लेक्चर्स पर वीक करें तो ये हमारा इंशाल्लाह विद इन 3 वीक्स ये सारी चीज़ कवर हो जाएगी और हमारे लिए इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं, इट विल ऐड टू द क्योर। खूबसूरत एडियम कह लें या खूबसूरत बात कह लें, बात पसंद आई। मुनीर खान साहब थम्स अप। अच्छा, नए लोगों ने ज्वाइन किया है, चलें आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा जिसका मिस हो गया। मैंने स्केड्यूल शेयर कर दिया है। डेली क्लास 5 से 6 बजे हुआ करेगी और एंड पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, बीच में क्वेश्चंस नहीं होंगे। अच्छा, जिन जिन लोगों ने आप में से फेसबुक पेज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया हुआ है जो ऐसे के रिलेटेड है वो ठीक, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो इस लेक्चर के बाद इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो आपको उसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पे फिर मैं लेक्चर के बाद जो कंटेंट, जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। कमिंग टूवर्ड्स इसेंशियल्स ऑफ एन ऐसे के ऊपर, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल ऑफ एन ऐसे इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड। हमें एसेज की टाइप्स बताई जाती हैं, आर्गुमेंटेटिव होगा, फिलोसफिकल होगा, फलाना होगा, टमकाना होगा, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि जिस फील्ड ऑफ नॉलेज का टॉपिक आप चूज करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी होती है। आपका ऐसे 3 पैरामीटर्स के ऊपर इवैल्यूएट हो रहा होता है। पहले पैरामीटर है आपकी जो टॉपिक सिलेक्शन है, वहीं से आपका पहली जजमेंट स्टार्ट हो गई, आपने किस फील्ड से टॉपिक चूज किया। दूसरी आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आप कितना अच्छे तरीके से उसको डील करते हो और कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो, उसमें ग्रामर, उसमें आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। और तीसरे नंबर पे आपका कंटेंट आता है कि आप कितने टू द पॉइंट, रेलिवेंट और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये 3 चीजें आपकी मेजर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जज हो रही होती हैं। अब इन 3 चीजों में से द फर्स्ट मोस्ट थिंग एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फील्ड जिसका आपने टॉपिक चूज किया। वो फील्ड ऑफ नॉलेज आपकी फिलॉसफी हो सकती है, फील्ड ऑफ नॉलेज रिलीजन हो सकता है, फील्ड ऑफ नॉलेज सोशल साइंसेज हो सकता है, फील्ड ऑफ नॉलेज हमारी जो जर्नल साइंसेज हैं वो हो सकता है, फील्ड ऑफ नॉलेज हमारी स्पोर्ट्स हो सकती है, कोई भी मेजर फील्ड ऑफ नॉलेज हो सकता है जिसका आपने टॉपिक चूज किया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप सोशल इशू चूज करते हो, सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चूज करते हो, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है, पॉवर्टी पे हो सकता है, आपका टॉपिक सोशल करप्शन पे हो सकता है, आपका टॉपिक विमेन राइट्स के ऊपर हो सकता है, आपका टॉपिक जेंडर स्टडीज से रिलेटेड हो सकता है। ये सारी चीज सब फील्ड्स हैं सोशल साइंसेस के।
अब आपने ये टॉपिक तो चूज कर लिया, लेकिन यू डोंट हैव एनी नॉलेज सोशल साइंसेस की बैकग्राउंड क्या है, सोशल साइंसेस इवॉल्व कैसे की, सोशल साइंसेस में थीरीज क्या क्या है, सोशल साइंसेस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, क्या चीजें आप सोशल साइंसेस में कह सकते हो, क्या चीजें आप सोशल साइंसेस में नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर सोशल साइंस की एक लिमिटेशन ये है कि देयर इज नथिंग कंक्रीट इन सोशल साइंसेस। सोसाइटी में कोई बात भी आखिरी ओपिनियन नहीं हो सकता, आखिरी वर्डिक्ट नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज चेंज। मतलब जो हमारे लिए कोई मॉरल वैल्यू हो सकती है हमारी सोसाइटी में, हो सकता है वो वेस्टर्न सोसाइटी में इमोरल कंसिडर किया जाए, या वाइस वर्सा, वहां पे जो मॉरल चीजें हैं हमारी सोसाइटी में इमोरल कंसिडर की जाए। तो किसी भी चीज के ऊपर, जो सोशल इवल्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी चीज के ऊपर आप वर्डिक्ट नहीं दे सकते। ये एक लिमिटेशन है, मिसाल दे रहा हूं आपको। इसी तरह एक और लिमिटेशन है सोशल साइंसेस की कि आप कभी भी किसी सोशल इवल को सोसाइटी से इरेडिकेट नहीं कर सकते। इरेडिकेट करने से क्या मुराद होता है? मुकम्मल सफाया कर देना। मतलब आप कहें कि अगर हम इन अवामल पे अमल दरामद करें तो हम सोसाइटी से डाउरी, ये जहेज वाला जो मामला है, इसको इरेडिकेट कर देंगे। तो दिस वेरी टर्म इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंसेस। आप ये टर्म ही नहीं यूज कर सकते। आप ये कह सकते हो हम उसके असरात को कम कर सकते हैं, हम उसकी एक्सपोजर को या हम उसकी स्पिल ओवर इफेक्ट्स को लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देंगे, या आप डाउरी को इरेडिकेट कर देंगे, या विमेन के अगेंस्ट जो, या आप ये जो तेजाब फेंका जाता है विमेन के ऊपर, एसिड अटैक्स जो किए जाते हैं, इसको आप खत्म कर देंगे। खत्म नहीं कर सकते, लिमिटेड आप कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपने अपने फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट, फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज डिफाइन करने हैं। आप ये फील्ड ऑफ रिलीजन, एक फील्ड आप ले सकते हो। रिलीजन से हर दफा एक टॉपिक आता ही आता है। वो इस्लाम से मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, 99% चांसेस होते हैं। उसके अलावा जर्नल भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस हैं। एक टॉपिक आपने रिलीजन चूज कर लिया, दूसरा आप हिस्ट्री रख सकते हो, तीसरा आप सोशल साइंसेस रख सकते हो, चौथा आप रख सकते हो जी फिलॉसफी रख सकते हो। ठीक है, अब ये फील्ड जो आपने 4 फाइनलाइज कर लिए, आपने ये डिसाइड करना है कि इन 4 फील्ड्स में से आप कोई एक टॉपिक उठाएंगे जो पेपर में आप अटेम्प्ट करेंगे, और इन 4 फील्ड्स की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना आपकी जिम्मेदारी है। इनकी थीरीज को पढ़िए, ये सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे हुए ये पढ़िए, इन सब्जेक्ट्स में लिमिटेशंस क्या है वो पढ़िए, इन सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स इनके बारे में क्या कहते हैं वो पढ़िए। ये सारी चीजें आपने पहले अंडरस्टैंड करनी है, और फिर आप नॉर्मल जिस तरह प्रिपरेशन करते हो, टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक उठाया, उसके ऊपर आपने रिसर्च की, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखा, किसी टीचर को चेक करवा लिया, आउटलाइन बनाई, किसी टीचर को चेक करवा ली। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड। जब मेरे सामने आपका पेपर आता है ना, किसी भी स्टूडेंट ने ऐसे लिख के भेजा, मैंने उसको उसका टॉपिक जैसे पढ़ा, मैंने वहीं पे पहले अपने माइंडसेट को सेटल कर लेना। वो सुई नहीं ऐसे एडजस्ट करते, वो मैंने एडजस्ट कर लेनी है कि इसने कौन सी फील्ड से टॉपिक चूज किया है। उस फील्ड के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको जज करूंगा कि आप के पास सुपरफिशियल नॉलेज है उस फील्ड का, या इन डेप्थ नॉलेज आप रखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इसेंशियल, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ द फील्ड। ये पहली चीज है। थैंक यू इमरान भाई, जज़ाकल्लाह। चाय पीनी है किसी ने? सफर करके आया तो मेरा दिल था थोड़ी सी चाय हो जाए। किसी ने पीनी है तो यहां से एक सिप लगा ले। नजर आ गई है ना? बस बढ़िया। अच्छा, फर्स्ट एसेंशियल मैंने आपको डिफाइन कर दिया, और 90% स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट्स इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं करते कि जिस फील्ड से उन्होंने टॉपिक चूज किया है उस फील्ड को समझना कितना को जरूरी है। अरसलान, दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आपने फील्ड तो समझ लिया, टॉपिक आ गया जी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। आपने क्या किया? सोशल इश्यूज लिख दिए एंड इकोनॉमिक इश्यूज लिख दिए,
फिर उसकी रिपरकशंस लिख दी, फिर उसके रेमेडियल मेजर्स लिख दिए, फिर इस तरह की कुछ चीजें लिख दी। डोंट डू दैट। उसने पूछा क्या है पहले वो समझिए। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज से मुराद ये है ऐसे सोशल इश्यूज विच आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमी एंड ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर सोसाइटी। सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट ऐसे इश्यूज जो एक दूसरे के साथ, जिनका रब्त है, जो आपस में जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। अगर आप ऐसा कोई इशू चूज नहीं कर रहे, सोशल इश्यूज को अलग डिस्कस कर रहे हो, तो वो टॉपिक इससे भी पूछ सकता था व्हाट आर सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। उसने जब सोशियो इकोनॉमिक बोला तो यू हैव टू राइट अबाउट सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। इसी तरह मिसाल देता हूं, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की बात हो रही है। टॉपिक आ गया फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अबरार साहब डन हो गया, चाय पिलाऊंगा वहां पे। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये टॉपिक आ गया। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे? व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इवॉल्व कैसे हुई, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या है, करंटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है, और एक पिलर लिख देंगे कि फ्यूचर डेमोक्रेसी का ब्राइट है या ब्लीक है, जो भी उसमें लिखना चाहें। तो भाई साहब आपने बेसिकली 80% टॉपिक को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, इररेलेवेंस में आप चले गए और रेलिवेंट चीजों को आपने डिस्कस ही नहीं किया। उसने सिर्फ पूछा था पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है, तो आपने लिखना क्या था? करंट ट्रेजेक्टरीज की बेस पर, अभी जो आपको हालात नजर आ रहे हैं उसकी बेस पर आपने प्रिडिक्ट करना था कि ये चांसेस हो सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है। हम लोग जैसे टॉपिक पढ़ते हैं, एक फॉर एग्जांपल आपने डेमोक्रेसी पे प्रिपरेशन की हुई है, डेमोक्रेसी के ऊपर आपने कोई टॉपिक तैयार किए हुए हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें तैयार की हुई हैं, वहां पे द वर्ड डेमोक्रेसी स्ट्राइक्स योर आईज। जस्ट एक लफ्ज आपने देखा, आपने कहा वाह जी वाह, मेरी तो मौज लगी, मेरा ये पेपर आ गया, मैंने डेमोक्रेसी प्रिपेयर की हुई है, मैं इसके ऊपर लिखूंगा। यू डिडंट इवन बॉदर टू सी कि वो डेमोक्रेसी के किस एस्पेक्ट पे बात कर रहा है। फिर हर टॉपिक में हमने पाकिस्तान को घुसेड़ना होता है, ये कंपलसरी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपसे पेपर चेकर स्पेसिफिकली पाकिस्तान का पूछे ना, तब तक पाकिस्तान तो मत घुसेड़िए उसके अंदर। एक आध आर्गुमेंट देना, एक आध पैराग्राफ लिख देना, दैट इज फाइन, उससे कोई आपको नहीं रोकता। लेकिन पूरा पूरा पिलर पाकिस्तान से रिलेटेड या पूरा ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड लिख देना। एक टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स को दिया, टॉपिक था ये हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में, और वो नेशनल इंटीग्रेशन अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता, ये टॉपिक था। 90% स्टूडेंट्स ने उसको पाकिस्तान से रिलेट किया। भाई जी मैंने तो पाकिस्तान का पूछा ही नहीं था, मैंने जर्नल एक आइडियोलॉजी दी थी कि क्या अगर हम सिंगल करिकुलम किसी भी स्टेट में इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने में हेल्प आउट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो बताइए कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता तो उसके आर्गुमेंट्स दीजिए क्यों नहीं हो सकता। इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। हाँ ये हो सकता है कि आपको ऐसे उसके बारे में आपका नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप इधर उधर की यारियां मारते रहें। अगर पेपर चेकर को कोई बीच में से आपकी श्योरली पसंद आ गई तो शायद वो आपको पास कर दे, अदरवाइज आप रिस्क पे ही रहेंगे। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द फील्ड, के किस फील्ड ऑफ नॉलेज से टॉपिक चूज किया गया और उस फील्ड ऑफ नॉलेज में मुझे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरी बाउंड्री क्या है। दूसरे नंबर पे टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करके, अगले लेक्चर में हमने टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर बात करनी है। टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करके फिर आप आएंगे इस साइड पे, उसको लिखने की साइड पे। जब पेपर चेकर आपकी आउटलाइन देकर, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, कोई इससे डिसएग्री भी कर सकता है, पेपर चेकर आपकी आउटलाइन देकर, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देकर ये डिसाइड कर लेता है आपने टॉपिक को प्रॉपरली जहन में समझा है या नहीं समझा। वहीं पे उसने डिसाइड कर लेना है कि आपको 40 नंबर देने हैं कि नहीं देने। यहीं पे अगर आपने इन बेसिक्स को फॉलो नहीं किया तो डिसीजन हो गया जनाब, आप 40 से नीचे रहेंगे। जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश बोल लें, लिख लें वहां पे, जितना मर्जी अच्छा आउट ऑफ द वे जाके चीजें लिख दें, यहां पे डिसीजन हो जाएगा। क्वेश्चंस एंड पे ये मैं बहुत दफा बता चुका हूं, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो ये दो चीजें तो आपने ज़हन में रखनी है। तीसरे नंबर पे हमेशा याद रखिए, ना सिर्फ ये कि आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया, फील्ड को अंडरस्टैंड कर लिया, बस रेक्विजिट्स पूरी होगी, ऐसा नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं मिसाल देता होता हूं।
मैं इस लैपटॉप को इधर घुमाता हूँ, आप लोगों को यहां से समझाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है पेंसिल होल्डर, इसके ऊपर एक पेंसिल लगी हुई है, ठीक है। ये अब ये आपका टॉपिक है, दिस इज योर मेन टॉपिक जिसके ऊपर आपका ये होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल नॉलेज है, ये जो इसकी ये रस्सी है ये आपका ओवरऑल नॉलेज है। और पेपर में आपकी रस्सी ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी, वो फिक्स्ड रस्सी आप समझ लीजिए, जिसकी इतनी ही लेंथ है, इससे ज्यादा वो एक्सपैंड नहीं हो सकती। ये और ये आप हैं उस टॉपिक को लिख रहे हैं, आपने बेसिकली डिफाइन क्या किया कि यहां तक आपकी लिमिटेशन है, इतनी इतनी। ये टॉपिक की मेन डिमांड है, जो टॉपिक आपसे पूछ रहा है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। सो बेस्ट एसेज जो हैं वो रीडर को एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं वाइल फोकसिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडिया। एक सेंट्रल पिलर के साथ आप लिमिटेड होकर, इस तरह आप इस पिलर के इर्द गिर्द बस इतना ही घूम सकते हैं, या आपके हाथ की जितनी लेंथ है। यू आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द वे, इररेलेवेंसीज में जाने की आपको जरूरत नहीं है। जितने आर्गुमेंट्स डायरेक्टली उस टॉपिक को हिट कर रहे हैं और सिर्फ उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, उतने आर्गुमेंट्स जस्ट आप पेपर में दीजिए। ये याद रखिए, 2500-3000 वर्ड्स की रेस में घुसने की कोशिश मत कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आप 2000, 2200, 2300 वर्ड्स भी अगर लिखते हैं, लेकिन वो होना क्वालिटी मटेरियल चाहिए और सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। एक अच्छी किताब, एक फेमस किताब फेमस क्यों होती है? उसमें एक मिनट रुकिएगा अरसलान भाई, और खुदा दा वास्ता जी जान छड्डो मेरी। अच्छा आर्गुमेंट ही भूल जाता है जो मैं बात कर रहा होता हूं, पता नहीं क्या कह रहा था। सेंट्रल आइडिया की बात हो रही थी, और गुड ऐसे फोकस इज ऑन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडिया। हाँ, अच्छी किताब की मिसाल मैं दे रहा था। अच्छी किताब, जो फेमस किताबें होती हैं, पॉलो कोलियो की वो अल्केमिस्ट ले लीजिए, आप में से अक्सर लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों ने पढ़ी होगी, या आप कोई भी किताब जो फेमस होती है, उनमें एक चीज उन सारी किताबों में आपको कॉमन नजर आएगी। क्या? उस किताब को जिस मर्जी पेज से खोल लीजिए, जहां से मर्जी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको एक चीज नजर आएगी, जो मेन थीम था ना, जो मेन टाइटल था उस बुक का, उस किताब से रिलेटेड, उस मेन थीम से रिलेटेड, उसके 100वें पेज पे भी, 150वें पेज पे भी, 200वें पेज पे भी आपको वो टॉपिक मेन नजर आएगा। अगर केरन आर्मस्ट्रांग की किताब है हिस्ट्री ऑफ गॉड, अगर आप वो पढ़ रहे हो, हर जगह पे आपको रेलिवेंस गॉड की हिस्ट्री से ही नजर आएगी। वो कहीं पे भी प्रॉफिटहुड को डिस्कस नहीं कर रही, वो कहीं पे भी एंजल्स को डिस्कस नहीं कर रही, वो कहीं पे भी ह्यूमन नेचर को डिस्कस नहीं कर रही, इस तरह की चीजें। वो जो मेन थीम है टॉपिक का, उससे हमेशा रेलिवेंट रहेगी, शुरू से लेकर एंड तक। दैट इज हाउ योर ऐसे शुड लुक लाइक। पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है ऐसे का, जो टाइटल का थीम है, उससे हर चीज रेलिवेंट नजर आनी चाहिए। कुछ भी इररेलेवेंस आपने नहीं डिस्कस करनी वहां पे। फिर अक्सर स्टूडेंट्स एक ये काम करते हैं कि आउटलाइंस किसी जो फेमस होते हैं ना, फेमस एसेज की किताबें आजकल आई, अजीब शुरलियां इस कौम की। अच्छा जी, फेमस ऐसे की किताबें, भाई इज इट पॉसिबल कि किसी ऐसे को रट्टा लगाया जा सके? इज इट पॉसिबल कि किसी का राइटिंग स्टाइल कॉपी किया जा सके? इज इट पॉसिबल कि आप किसी के आइडियाज या किसी की क्रिटिकल एबिलिटीज कॉपी कर सको? इट इज नॉट पॉसिबल यार। आपका काम है फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा, सारी चीजें इकट्ठी करना, एनालिसिस अपने दिमाग पे छोड़ना। जितने वेल रेड आप होगे, उतना ही अच्छा आप एनालिसिस प्रेजेंट कर सकोगे। किसी के ऐसे मत पढ़िए।
अब अगर किसी ने बीच में क्वेश्चन पूछा, उस बंदे को या मैं ब्लॉक करूंगा या फिर मेरे मुंह से कोई गंदी सी बात निकल जाएगी। मुझे 6 महीने हो गए ये फ्री सेशंस देते हुए, हर सेशन में यही बात हो रही होती है, लेक्चर के दौरान क्वेश्चंस मत पूछा करें, एंड पे क्वेश्चन रखा करें। और वो क्वेश्चन भी ऐसे, हाउ टू राइट द बॉडी पैराग्राफ। शाबाश है भाई, बात किसी और चीज की हो रही है और आप बॉडी ऑफ द ऐसे पे चले जाओ। अजीब लोग हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, आउटलाइंस को रट्टा लगा लेते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स को रट्टा लगा लेते हैं। कुछ पैराग्राफ्स रटे रटाए कि हमने इस तरह का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, उसको रट्टा लगा लेते हैं। ये काम आप मत कीजिएगा प्लीज। जो रीडर होता है, जो जिसकी रीडिंग अच्छी होती है, जो वेल रेड बंदा होता है, जो आपके सीएसएस के पेपर चेक करते हैं, वो तो होते भी क्या उसे कहते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बहुत वास्ट नॉलेज के साथ वो लोग बैठे हुए होते हैं। उनको पता ही, आपके पढ़ने से पता चल जाता है कि ये मेरे हाथों पे पसीना आया हुआ है और ये पसीना गुस्से से आता है मुझे। बच्चे बाज नहीं ना आते उल्टी हरकतें करने से। उनको आपकी आउटलाइन पढ़ने से, आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि आपने रटी रटाई चीजें लिखी हुई हैं। आपने करना क्या होता है, जो कुछ आप आउटलाइन में क्लेम करें वो सब कुछ आप बॉडी ऑफ द एसे में डिलीवर भी करें। वन पॉइंट इन आउटलाइन ऑफ द एसे, एक पॉइंट जो आउटलाइन में आप लिखते हो, वो पॉइंट आप बॉडी ऑफ द एसे में एक पैराग्राफ प्रेजेंट कर रहा होता है। जितने पॉइंट्स होंगे, मतलब 20 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, दैट मींस के बॉडी ऑफ द एसे में 20 पैराग्राफ्स होंगे। आपने 30 पॉइंट्स लिखे हैं तो 30 पैराग्राफ होंगे। अगर मुझे आपका 8वां पॉइंट पसंद आया तो मैं ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को छोड़कर आगे से 8 पैराग्राफ काउंट करके 8वें पैराग्राफ पे चला जाऊंगा। दैट इज हाउ आउटलाइन वर्क्स। ये बेसिक पर्पस है आउटलाइन का। आप अगले को गाइड कर रहे हो कि मैंने आगे ऐसे में ये चीजें इस तरह लिखनी है। अब होगा क्या, अगर आपने रटी रटाई आउटलाइन लिखी है, उसमें आपको कोई पता नहीं कि आपने किसी आर्गुमेंट को एक्सपेंड कैसे करना है। वो आर्गुमेंट तो आपने बड़ा खूबसूरत किस्म का लिख लिया, लेकिन उसे एक्सपेंड करने का, उसमें क्या चीजें लिखनी है वो आपको पता ही कोई नहीं है। वहीं पे आइडिया हो जाएगा कि आपने 2 नंबरी की है। या समटाइम्स ऐसा भी होता है, हम लोग एफिशिएंसी झाड़ने के लिए 40-50 पॉइंट्स की आउटलाइन बनाते हैं, जबकि इतना पॉसिबल ही नहीं होता 3 घंटे के अंदर कि आप वहां पे इतना लिख सकें। आप वहां पे 20 या 30 आर्गुमेंट लिखेंगे, आउटलाइन आपने 50 आर्गुमेंट्स की बनाई हुई होगी। ये भी काम गलत है, ये भी आपने नहीं करना। जो कुछ क्लेम कीजिए उतना डिलीवर कीजिए, टू द पॉइंट, रेलिवेंट, सिंपल, खूबसूरत किस्म का लिख के आ जाइए और उम्मीद रखिए कि आप पास होंगे। इस तरह के अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे, इस तरह के अगर आप 2 नंबरियां अपनाएंगे, तो फिर पास होने के चांसेस कम होंगे रिलेटिवली। इसके बाद हमेशा याद रखिए, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन मेच्योर होना चाहिए। मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन क्या होता है? मैंने 3 साल सीएसएस में 3 साल 4 साल कर लें, सीएसएस में सर खपाया। हर बंदा ये कहता था राइटिंग एक्सप्रेशन मेच्योर करो, राइटिंग स्टाइल मेच्योर करो, राइटिंग स्टाइल को ये करो, राइटिंग मेच्योर मेच्योर मेच्योर। ये मेच्योर वर्ड सुन के ना मेरा सर खप जाता था कि भाई होता क्या है ये तो बताओ। कौन सी चीज हो मेरे राइटअप में तो मैं उसे कह सकता हूं कि ये मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें मैंने लर्न की वो कुछ इस तरह हैं। पहले नंबर पे ये देखिए, मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन से मुराद लॉजिकल आइडियाज इंस्टेड ऑफ इमोशनल आइडियाज। लॉजिकल आइडियाज कौन से होते हैं? वो तमाम आइडियाज जो रेफरेंस के साथ आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो तमाम आइडियाज जिसके साथ कोई कोटेशन है, जिसके साथ कोई फिगर है, जिसके साथ कोई सर्वे रिपोर्ट है, जिसके साथ कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कुछ भी है, वो आपका रेफरेंस्ड आइडिया, वो लॉजिकल आइडिया होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी आइडिया विदाउट एनी रेफरेंसेस, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस प्रेजेंट कर रहे हो, वो इमोशनल स्टेटमेंट कंसीडर की जा सकती है, लॉजिकल आइडिया नहीं कंसीडर किया जाएगा। पहली चीज ये कि योर आइडियाज आर सपोज टू बी लॉजिकल रादर देन इमोशनल।
दूसरे नंबर पे आपके आइडियाज में कोहेरेंस होनी चाहिए, लिंकेज होना चाहिए, एक आइडिया से दूसरा आइडिया फ्लो कर रहा हो। और ये होगा कैसे? जितने ज्यादा आप वेल रेड होंगे, जितने ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज्यादा आप काम किसी टीचर से चेक करवाएंगे। तीन ही क्रक्स हैं सीएसएस के। रीड एज मच एज यू कैन, राइट एज मच एज यू कैन, और अपना काम जितना चेक करवा सकते हो उतना चेक करवाइए। और किसी ऑनेस्ट बंदे को चेक करवाइए जो एक एक लफ्ज आपका चेक करे, बस टिक्के लगा के वेरी वेल, वेल डन, गुड एफर्ट, कीप इट अप, इस तरह के काम ना करे। गलतियां जो प्रॉपरली निकाले, आपकी ग्रामर की, आपके स्ट्रक्चर की, हर चीज की। अच्छा, पहले नंबर पे लॉजिकल आइडियाज होने चाहिए, इमोशनल नहीं, यानी कि विद रेफरेंसेस। दूसरे नंबर पे आपके आइडियाज इंटरलिंक्ड हो, उनमें कोहेरेंस हो, फ्लो नजर आना चाहिए। आप अच्छे आथर की किताब पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ आपने पढ़ा तो फिर मतलब आपके जहन में वही तीन पैराग्राफ चल रहे होते हैं और आप कोई और काम करते हुए भी ये सोच रहे होते हो कि इससे आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आगे क्या बात होगी, कैसे होगी। वो ये जो फ्लो है, आइडियाज में फ्लो, ये रीडर को मजबूर करता है आपका पूरा ऐसे पढ़ने पे। और अगेन ये कैसे होगा? रीडिंग के साथ, जितने ज्यादा वेल रेड आप होंगे। फिर हमेशा याद रखिए, मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन में तीन चीजें मैंने बता दी। चौथी चीज क्या है? ग्रामर के एरर्स ना हो, स्पेलिंग के एरर्स ना हो, स्ट्रक्चर के एरर्स ना हो, और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ना हो, और रेपिटेशन ऑफ आइडियाज ना हो। ये पांच चीजें, ग्रामर के एरर्स, स्ट्रक्चर के एरर्स, स्पेलिंग के एरर्स, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज। ये पांच चीजें अगर आपके राइटअप में नहीं है तो आपका राइटअप मैच्योर राइटअप कंसीडर किया जा सकता है, प्लस जो दो तीन चीजें मैंने पहले बताई हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है सारी चीजों की? ये जो आर्गुमेंट मैंने बताया मैच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन वाला, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। लॉजिकल आइडियाज, कनेक्टिविटी यानी कि फ्लो होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे एरर्स नहीं होने चाहिए, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं होनी चाहिए। एक एक मैसेज कमेंट कर दीजिए अगर यहां तक आप लोगों को सही तरह बातें समझ आ गई हैं तो। ठीक हो गया। तैयब, आप जस्ट बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं होता आपने एग्जैक्ट ऑथर का नाम, बुक का नाम और पेज नंबर और ये चीजें सारी लिखनी होती, जस्ट बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो अडवा तो मैं चाह अपनी ठंडी करके पीती है, कोई बात नहीं, इट हैपन्स। अच्छा, हम लोग अक्सर फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस, आर्गुमेंट्स, रेफरेंसेस इसलिए कोट कर रहे होते हैं कि हमें वो आते होते हैं, इसलिए आपने ये चीजें कोट नहीं करनी। कोट थिंग, quote a reference, quote anything if you think that is very much explaining your argument. अगर कोई कोटेशन, कोई रेफरेंस, कोई इस तरह की चीज आपके सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप उसको कोट कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोटिंग, तो ये काम मत कीजिए। आप मैप बना सकते हो, अगर कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, आप कोटेशंस दे सकते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, only if they are illustrating your point very well. अगर आपके पॉइंट को एक्सप्लेन करने में वो बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं तो फिर, अदरवाइज नहीं। और ये कोटेशन देनी कैसे है, फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे देने हैं, ये मैं जो हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर है ना बॉडी ऑफ द एसे का, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आपने वो पैराग्राफ में इनको लिखना कैसे होता है। आपके आइडियाज शुड बी लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल। लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल आइडियाज क्या होते हैं? राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, मतलब प्रायोरिटी आपने उनको देनी है। कोई चीज फॉर एग्जांपल आप एनर्जी क्राइसिस पे लिख रहे हैं,
एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज लिख रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज में सबसे बड़ी कॉज ये है कि हम लोगों ने फ्यूचर की केटरिंग के लिए डैम्स नहीं बनाए, बहुत बड़ी कॉज है। एक और कॉज ये भी है कि एनर्जी क्राइसिस की कि हमारे यहाँ पे लाइन लॉसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है। एक और कॉज ये भी है कि हमारे यहाँ पे बिजली चोरी होती है। एक और कॉज ये भी है कि हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस नहीं किया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन चीजों के ऊपर। अब ये 4 कॉजेज मैंने बताई। यू हैव टू सी कि इनमें से कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डैम्स वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले डिस्कस करेंगे। देन सेकंड नंबर पे आपकी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनके ऊपर जो कि पूरी दुनिया उस पर फोकस कर रही है, हमने नहीं किया, आप इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे आप आ जाएंगे लाइन लॉसेस पे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी तारें, हमारी वो चीजें बहुत पुरानी है। चौथे नंबर पे आप चोरी, बिजली चोरी की तरफ आएंगे। इस तरह आपने सीक्वेंस देना है। अगर आपने बिजली चोरी पहले कर दी, दूसरी चीजें बाद में कर दी, हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी आप इसको कह लें, लेकिन ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपके राइट अप को खूबसूरत बनाने में, फ्लो लाने में, लिंकेज लाने में ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपके आइडियाज लॉजिकल और सीक्वेंशियल होने चाहिए। 3 चीजें जो हैं आपकी ऐसे की, आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इन 3 चीजों ने डिसाइड करना होता है कि आपको 40 नंबर कम से कम मिलने हैं कि नहीं मिलने। अगर ये अप टू द मार्क हैं, अगर इनमें रेलिवेंस है, अगर इसने, इन 3 चीजों ने पेपर चेकर को, रीडर को इंप्रेस कर दिया है, तो आप 40 मार्क्स ले लेंगे। इन 3 चीजों में कमी रह गई तो 40 से पीछे ही रहेंगे आप। बाकी जो बॉडी ऑफ दी ऐसे है वो डिफाइन करेगी 40 से ऊपर आप कितना जाएंगे। उसमें आपकी ग्रामर, उसमें स्ट्रक्चर, उसमें सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। यानी कि 40 नंबर्स, यानी कि पास होना आपकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डिफाइन करेगा। सो इसके लिए सब बहुत ज्यादा फोकस है आपने जेन में रखना है। कोई ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, स्ट्रक्चर में आ जाती हैं आपकी, आपको कॉमा लगाना आता है, सेमी कॉलन कहां पे यूज करना है, हाइफन कहां पे यूज करना है, टेंसेस आपके कैसे हैं। ये जो बेसिक मिस्टेक्स हैं, इन 3 में तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आगे जाके थोड़ी बहुत काबिले बर्दाश्त है, यहां पे नहीं होनी चाहिए। फिर हमेशा याद रखिए, यू हैव टू स्टे आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने भेजा मुझे, एक टास्क भेजा, वो मैं इवेल्युएट कर रहा था। उसमें एक चीज मेंशन की गई थी, ज्यूइश एंड क्रिश्चियन मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जो है ना, वो इस्लामोफोबिया वाला जो सिनेरियो, वो ज्यूइश और क्रिश्चियन मीडिया को उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा था। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थीरी। Jews are not against Muslims, Christians are not against Muslims। हमारे साथ क्रिश्चियंस रह रहे हैं, उनकी हमारे साथ कोई ऐसी सामने नजर आने वाली कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पॉलिटिकल मोटिव्स, हमारी स्टेट की पॉलिटिक्स, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मीडिया को मजबूर करती हैं। वो मीडिया कोई भी हो सकता है। उसमें हम ये कहते हैं जब टेररिज्म होता है, डोंट ब्लेम इस्लाम फॉर इट, अगरचे वो मुसलमान ही कर रहे होते हैं। तो अगर एक मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, तो व्हाई डू वी ब्लेम ज्यूज एंड क्रिश्चियंस फॉर इट? वी हैव टू ब्लेम दोज गवर्नमेंट्स, वी हैव टू ब्लेम दोज सेटअप्स, वी हैव टू ब्लेम दोज वेस्टेड इंटरेस्ट, जो भी आप किसी चीज को भी लेबल कर ले, लेकिन रिलीजन्स को, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज को आपने यूज नहीं करना। उसामा बिन लादेन जिंदा है जी, CIA के पे रोल पे वो लॉस एंजलिस में एंजॉय कर रहा है, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इस तरह की चीजों को आपने डिस्कस नहीं करना। यहूदी जो है वो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मतलब एनीथिंग विच इज नॉट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, एनीथिंग विच इज नॉट अ रियल ट्रूथ, उसको आपने अपना मौजू बहस नहीं बनाना। फिर बंद करने, ये चीज भी ध्यान रखिए कि आपने कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करना है। यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस इमरान खान, यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस तारुल कादरी और नवाज शरीफ और जरदारी और PPP और PTI और PMLN। किसी पार्टी को, किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस नहीं आपने करना। गवर्नमेंट को डिस्कस कर सकते हो, हरकतें वही शुरू हो गई है ना। फिर हलीमा, ये मेरे हाथ देखो दो, इन हाथों का मतलब है माफी दे दो। डोंट क्वेश्चन unless I ask you for questions, please, for God's sake। मुझे वो सब कुछ भूल जाता है जब मैं बता रहा होता हूं, फ्लो सारा मिस हो जाता है। पता नहीं आप लोग कैसे और कब समझेंगे।
आई वाज डिस्कसिंग कि आपने कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करना है। पैनामा लीक्स में जनरली आप कह सकते हैं पाकिस्तानी जो है उसमें पाए जा रहे थे पॉलिटिशियन या जो अमीर लोग हैं वो भी पाए जा रहे थे उसमें, इस तरह की कुछ चीजें आप उसके साथ लिंक कर सकते हो। आप डायरेक्टली नवाज शरीफ या उसकी फैमिली को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज यू नेवर नाउ के Roma Candy, you're going to be blocked. You're not supposed to attend this lecture anymore. आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है इन लेक्चर्स को, यहाँ पे डिस्कशन आप लोगों ने समझी हुई है, और बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है। घटिया लोग। You have to stay out of conspiracy theories. You have to stay out of controversies. You're not supposed to discuss Jahangir Khan Tareen. You're not supposed to discuss politicians. You're not supposed to attack brigadiers or journals or any institutions. You're not supposed to attack state narrative. ये काम आपने नहीं करना है। इसके बाद जहन में रखिए, डू नॉट बी एक्सेसिवली रिलीजियस। बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है कि आप रिलीजन की बातों को डिस्कस करें अनलेस एंड अनटिल टॉपिक स्पेसिफिकली आस्क्स यू अबाउट रिलीजन्स पर्सपेक्टिव। अगर डेमोक्रेसी आप डिस्कस कर रहे हो तो आप डेमोक्रेसी की जो है ना उसमें लाजमी नहीं आपने इस्लाम का वर्जन देना है, खिलाफत को लेके आना है। हाँ, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ आप रिलीजन का पर्सपेक्टिव दे सकते हो, लेकिन अगर वो पूछे इज इस्लाम कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी या इज डेमोक्रेसी कंपैटिबल विद इस्लाम, इन दोनों चीजों को आप फिर लिंक कर सकते हो। फिर यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन रिलीजियस पर्सपेक्टिव एंड डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव। आपने दोनों को फिर 50-50 लेकर चलना है, अदरवाइज आपने रिलीजन के को हर चीज में नहीं घुसाना। यू आर नॉट सपोज टू यूज फाउल लैंग्वेज। फाउल लैंग्वेज क्या होती है? ये जो चीजें आप फॉर्मली यूज करते हैं, किसी को स्टूपिड कह देना, किसी को बास्टर्ड कह देना, किसी को कुछ इस तरह का जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग आपने नहीं अपनाना होता, जिसमें आप सेंसेशनलिज्म क्रिएट करते हो, जिसमें आप इमोशंस को स्टर अप करते हो। इस तरह का कोई काम आपने नहीं करना। That is, these were the essentials of an essay, basic requisites of an essay. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगर आप लोगों के कोई जर्नल ऐसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आई एम होपिंग कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी दे विल बी एज मच इंफॉर्मेटिव एज दिस वन इज। तो मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी इतने ही लोग होंगे और आप लोग इतने ही